ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जस्ट लाइक एनसीएफ। एपीएससीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर बच्चों को ना ओवरऑल बोल के बस छोड़ दिया था, नोट्स नहीं बना पाए थे, और इस बार बनाया गया है एपीएससीएफ का, और ये वाला हटा नहीं तो ये आ गया ब्लैंक होके। सो देखो कैसे पढ़ना है पहले समझ लो। सो वंस अगेन गुड इवनिंग। एंड उसके साथ एपीएससीएफ आपका पेडागोजी पेपर्स में प्रेजेंट है। आई थिंक चेक करना आपका फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट उसमें ही प्रेजेंट होगा लास्ट की तरफ एनसीएफ के बाद। ठीक है, ये किसके अंडर आता है? दैट इज कम्स अंडर आपका एससीईआरटी और एससीईआरटी। स्टेट क्या है बताओ? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके बेसिस पे मुझे कलर चेंज करना है। मैं क्या चेंज कर रही हूँ? ओके वेट, थोड़ा दिख नहीं रहा है। हाँ दिखा, चलो। तो यहाँ पे एससीईआरटी आंध्र प्रदेश हैदराबाद और स्टेट करिकुलम रिफॉर्म्स डेवलपमेंट ऑफ स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क एंड पोजीशन ऑफ पेपर। तो ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। तो इसमें क्या करना है पहले बोल देती हूँ एक चीज़। क्या हमें करिकुलम का आइडिया है? करिकुलम अभी पढ़ के आए थे। करिकुलम क्या है? इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन। ओके, अगर हमें आइडिया है, ये बंद भी हो गया। अगर हमें आइडिया है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो क्या है, यहाँ से स्टार्ट करोगे। कैसा दिया गया है? ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, फिर इधर आएगा थर्ड पेज, इधर आएगा फोर्थ पेज, ऐसा है। ठीक है, तो फर्स्ट पेज में पहला पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग करिकुलम। करिकुलम को पहले समझना है, क्या है करिकुलम। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन दे सकते हो, जो पढ़ा है वही चीज़ को लिख लेना कि करिकुलम इज अ सेट ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज which are designed to implement well-defined educational aims in terms of content of what is to be taught or the knowledge, skill, attitude which are to be deliberately fostered, together with the statement of criteria for selection of content, choices in method, materials, evaluation. अब बोलोगे मैम इतना छोटा छोटा दिख रहा है। हाँ अभी दिखेगा। सो करिकुलम क्या है? करिकुलम एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होता है, प्लानिंग होता है। किस लिए होता है? क्योंकि हम कंसेप्ट को अच्छे से वेल डिफाइंड वे से पढ़ा सकें। तो उस कंटेंट को अच्छे से टॉट करना, नॉलेज देना, स्किल बताना, एटीट्यूड देना, बच्चों के अंदर कोई चीज़ों को डेलिबरेटली फोस्टर्ड करना, नरिश करना उस चीज़ों को, इसे करिकुलम बोलते हैं। करिकुलम में बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, ऑलरेडी हम जानते हैं क्या है। करिकुलम में मैथड्स हैं, इवैल्यूएशन है, करिकुलम में असेसमेंट भी होता है, करिकुलम में बच्चे सेल्फ असेसमेंट करते हैं, एग्जामिनेशन, हाउ टू टीच, सब कुछ को मिला के करिकुलम बनता है। करिकुलम में सिलेबस भी होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होता है। तो ए टू जेड सब मिला के करिकुलम बोला जाता है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। अभी देखो एवरी टाइम मैंने बोला ना, जहाँ पे करिकुलम होगा उसके नीचे ही सिलेबस होगा, क्योंकि कंपैरिजन बेसिस में देखा जाए तो करिकुलम उसके अंदर छोटा सा पार्ट है सिलेबस का। ठीक है, डिफरेंट सिलेबस मिक्स हो जाएंगे, डिफरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम मिक्स हो जाएगा, तब जाके आपका करिकुलम बनता है। करिकुलम बनता है। तो करिकुलम फ्रेमवर्क क्यों चाहिए? सारे एक्टिविटीज़ को प्लान करने के लिए। जो हमने पहले करिकुलम का पूरा पढ़ लिया है तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए। करिकुलम फ्रेमवर्क एक वन काइंड ऑफ प्लानिंग है, और ये प्लानिंग जस्ट लाइक आप कर सकते हो क्या, विज मतलब होता है विजिट टू विजिट करना, पॉइंट वाइज करना, हर एक इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बारे में सोचना के लिए करिकुलम बनाया जाता है। करिकुलम एक कोर्स वर्क और रन ए कोर्स होता है, रेस कोर्स होता है, जहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को फॉर ए ईयर, एक साल के लिए या कोई टाइम लिमिट, मतलब हमने जैसे 2 साल 3 साल के लिए फिक्स किया होता है, ये करिकुलम है। ये एक डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जहाँ पे सिलेबस, टेक्स्ट बुक सब कैसे बनाया जाए, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कैसे हो बताया जाता है। सिलेबस क्या है कि आप जानते हो, सिलेबस एक सब्जेक्ट के ओरिएंटेड होता है, वहाँ पे कंटेंट मेंशन होते हैं। सिलेबस में नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड सब कुछ लिखे जाते हैं, which are to be fostered in a child together with state specific object. सिलेबस एक स्टेट वाइज होता है, सब्जेक्ट वाइज होता है, उस सब्जेक्ट में कितने नॉलेज बच्चों के अंदर भरना है इसी को बोलते हैं सिलेबस। ठीक है, मेंडेड। अच्छा, सिलेबस को कौन बनाता है बताओ? कौन कौन बनाता है सिलेबस एंड करिकुलम? जल्दी, यू नो दैट, आप जानते हैं, दो ही तो है मैम करिकुलम का एनसीईआरटी। हाँ, सिलेबस में एनसीईआरटी, राइट।
सिलेबस भी एनसीईआरटी ही है। यस मैम। एनसीईआरटी Yes, ma'am. एससीईआरटी, स्टेट में एससीईआरटी एंड करिकुलम को अगर बोला जाए तो वो होता है नेशनल लेवल में तो एनसीईआरटी। तो उसके लिए ना बहुत सारे एक्ट बनते हैं। ये आंध्र प्रदेश स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क का जो एक पीडीएफ था वो लगभग 500-600 पेज का है। वहाँ से ये 6 पेज आपके लिए बनाया गया है आज, ठीक है। 6 पेज में से भी आपको काट छाट के ही लिखना है, मैंने शॉर्ट किया है बहुत ज़्यादा। तो ट्राई करना जिस तरह का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करो, ठीक है। मतलब अभी आता क्या है, एपीएससीएफ कभी भी लॉन्ग में आया नहीं है, बट कोई भी पेडागोजी में आने के चांसेस है, क्योंकि वो हमेशा शॉर्ट में आता है तो चांसेस रहता है कि लॉन्ग में आ सके। तो आप ऐसा प्रिपेयर करो कि 6 पेज का बने, ठीक है। 6 से 6.5 पेज का नोट्स बनाओ, जैसे एग्जाम में 6 पेज तक लिख सको, ठीक है। एससीईआरटी एक्सपेक्ट करता है स्कूल करिकुलम बनाए, रेगुलर एक्टिविटीज को जज करे, बस इतना याद रखना। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, असाइन ए स्पेशल एकेडमिक रोल, ये सब मिलके एक एकेडमिक रोल एससीईआरटी को दिए, क्योंकि हमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नहीं, आंध्र प्रदेश स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बनाना है। तो एनसीईआरटी नहीं, हमें चाहिए यहाँ पे एससीईआरटी। तो एससीईआरटी को एक स्पेशल रोल ये तीनों ने मिलके दिया, क्या? प्रिपेयरिंग एंड प्रोमोटिंग स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, प्रिपेयरिंग एंड प्रोमोटिंग स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क। चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए। नेक्स्ट हेडिंग इज दैट व्हाई ए स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क कॉन्टेक्स्ट एंड चेंजेस, ठीक है। उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है एंड चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस क्या है। अभी देखो, वाई ए स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, क्यों चाहिए हमें स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क? बिकॉज हमारे पास तो एनसीईआरटी है, वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना चुका है। तो आंध्र प्रदेश को या फिर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, कर्नाटका, सबको अपना अपना स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क क्यों चाहिए, रीजन अभी पूछा जा रहा है। तो एनसीईआरटी डेवलप द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, अभी मैंने यही बोला कि एनसीईआरटी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाता है एंड कम्युनिकेटेड टू द स्टेट, वो कम्युनिकेट करेगा कि इतने सारे स्टेट हैं तो उनसे कम्युनिकेट करते हैं, और वो नेसेसरी एक्शन लेगा स्टेट करिकुलर रिफॉर्म के लिए, मतलब स्टेट का भी जो करिकुलम है उसको फिर से चेंज करने के लिए। तो वो किससे असाइन करेगा काम? एससीईआरटी को। एनसीईआरटी किसे काम देगा? एनसीईआरटी एससीईआरटी को काम देगा, एससीईआरटी को काम देगा। नेशनल है ये स्टेट है। और एससीईआरटी फिर क्या करेगा? एससीएफ निकालेगा। एनसीएफ क्या निकालता? एनसीईआरटी क्या निकालता? एनसीएफ बनाता, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एनसीएफ बनाएगा, एंड स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बनाएगा। तो ये सारे स्टेट के लिए सेम है। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए? फिर से देखो, बोला जा रहा है लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए, करिकुलम में ये रखा गया। देन साइज ऑफ टेक्स्ट बुक हैज़ बीन ग्रोइंग ओवर द ईयर्स, देखो टेक्स्ट बुक का साइज अलग करना है, चेंज करना है, टॉपिक ऐड करना है न्यू एंड एफर्ट्स लगाने हैं नॉलेज देने के लिए, जैसे बच्चों का हॉलिस्टिकली डेवलपमेंट हो, दैट इज अ कंप्लीट डेवलपमेंट, दैट मीन्स बच्चों का कंप्लीट डेवलपमेंट जैसे हो सके, ठीक है। नेक्स्ट, लर्निंग विदाउट बर्डन रिकमेंड्स, क्या बोलता है, कौन सा चैलेंजेस को पकड़ता है पता है? जब बोला जाए आपको कि लर्निंग विदाउट बर्डन, ये ना आपके ओस्टेट में पूछे जाएंगे, कुछ डिफरेंस नहीं है एनसीएफ से, सेम ही है। बाकी यहाँ पे मैंने डिफाइन करके दिखा रही हूँ आपको कि स्टेट भी क्या सोचता है, स्टेट का क्या थिंकिंग है, ओपिनियन क्या है। कि डिज़ाइन करना है सिलाबी को, सिलाबी मतलब क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर? जल्दी बोलिए। प्लूरल है, ऑब्वियस। तो मेनी सिलेबस, मेनी टेक्स्ट बुक के सिलेबस बनाने हैं, टेक्स्ट बुक्स बनाने हैं, और एग्जाम कंडक्ट करना है एंड लीड टू स्ट्रेस, दैट लीड्स टू स्ट्रेस, ट्रेंड, फियर। अगर ये प्रॉपर नहीं हुआ तो डर का माहौल हो जाता है, अरे इतना बड़ा सिलेबस है, मैं कब कंप्लीट करूँगा, इतना मुझे टेंशन लग रहा है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, स्ट्रेस आ गया। बच्चों का क्या होता है, हालत ख़राब हो जाता है, कभी कभी हॉस्पिटलाइज्ड भी हो जाते हैं, और कुछ बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये सब केसेस जैसे ना हो और बच्चों का डेवलपमेंट पूरा हो, इसलिए लर्निंग विदाउट बर्डन का कंसेप्ट आया करिकुलम में। फिर नेक्स्ट, करिकुलम का लोड क्या है लर्निंग विदाउट बर्डन में, और क्या क्या है? फंडामेंटल चेंजेस इन ऑर्गेनाइजिंग द स्कूल करिकुलम एंड इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन व्हिच फोर्स चिल्ड्रन टू मेमोराइज इंफॉर्मेशन एंड रिप्रोड्यूस इट। देखो, हम बच्चों को फंडामेंटल चेंज लाएंगे,
उनके स्कूल करिकुलम में फंडामेंटल चेंज लेके आएंगे और एजुकेशन को विच फोर्स चिल्ड्रन टू मेमोराइज, ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाओ, सब्जेक्ट्स को बनाओ कि बच्चों को ना रटना ना पड़े, बच्चों को मेमोराइज मतलब डायरेक्टली हो जाए, उसको क्या बोल सकते हैं, क्रैमिंग ना करना पड़े, क्रैमिंग, रट्टा मार, रोड लर्निंग, राइट राइट राइट, क्रैमिंग और रोड लर्निंग ना करना पड़े, बच्चों का ऐसे ही स्टोर हो जाए दिमाग में, रिप्रोड्यूस होना शुरू करे। टीचिंग एट स्कूल कैन नॉट बिकम ए जॉयफुल एक्सपीरियंस, ये एक जॉयफुल एक्सपीरियंस तो बिल्कुल नहीं है, अनलेस वी चेंज आवर परसेप्शन ऑफ द चाइल्ड एज अ रिसीवर ऑफ नॉलेज टू कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज। देखो आपको क्या समझाया गया, ये लाइन समझो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है, अब तक हम क्या समझ रहे थे, बच्चों को हम क्या देते हैं, नॉलेज देते हैं, बट ये समझो बच्चों को हम नॉलेज क्यों देते हैं, क्योंकि वो नया नॉलेज बना सके। हम कितना नॉलेज रखते हैं, बच्चे नॉलेज सीख रहे हैं हमसे तो हम बड़े हो गए, नहीं, बच्चों को ऐसा बनाओ जैसे वो हमसे 10 कदम आगे रहे, ठीक है, दैट मीन्स वो एक्सेप्ट करे नॉलेज को और नॉलेज निर्माण करे। तो इस तरह का पढ़ाई करवाना है तो टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है। सो टेक्स्ट बुक move beyond convention of using textbook as a major source of knowledge. Textbook is important, but nowadays क्या ये सही है कि only textbook is important? बोलिए, क्या textbook सिर्फ important है या other material? No, other materials, ma'am. Other materials. These are called the self-learning materials. ठीक है, self-learning materials. जब आप TLM पढ़ते हैं तो बहुत important होता है। TLM का एक पार्ट है सेल्फ लर्निंग मटेरियल, जो खुद को पढ़ना रहता है एवरी डे और भी आगे पढ़ना रहता है, उसको सेल्फ लर्निंग मटेरियल बोलते हैं। तो बच्चों को उस लेवल तक पहुंचाना है जहां पे बच्चा खुद से सीख सके। फिर वाई स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क का कंटिन्यू चल रहा है। रिसेंट रिसर्च ऑन ब्रेन डेवलपमेंट मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड ऑल्टरनेटिव एक्टिव लर्निंग पेडागोजी जो आप पढ़ रहे हो, जैसे कि उसमें हम सिखाते हैं थिंकिंग स्किल, क्रिटिकल पेडागोजी, सोशल कंस्ट्रक्शन, मल्टीपल इंटेलिजेंस, लर्निंग स्टाइल्स एट्सेट्रा। तो ये सब तो करिकुलम में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना, जो हम सोच रहे हैं वो सारे करिकुलम में भी होना चाहिए। बस समझो, समझ गए। अब मैम इतना करना है, ये पेज देखो रिपीट हुआ है, रिपीट हो गया, हाँ चलो और थोड़ा शॉर्ट हो गया। स्टेट का विजन क्या है, ये ना आपको मैं शॉर्टली थोड़ा समझाती हूँ, ये वीडियो देख लेना, फास्ट फॉरवर्ड करके देखना एग्जाम से बिफोर, आपको जो याद रहेगा, करिकुलम का पोर्शन याद है ऑलमोस्ट, बस अरेंज करने का समझना है, जो याद रहे उसको लिखना, ठीक है। स्टेट विजन मतलब आंध्र प्रदेश स्टेट क्या सोचता है। द विजन ऑफ आंध्र प्रदेश इज दैट ऑल चिल्ड्रन शुड रिसीव हाई क्वालिटी एजुकेशन। एक दो लाइन भी सीखने से हो जाएगा। कोई भी स्टेट का अगर पूछा जाए कि उनका देखने का नजरिया क्या है या विजन क्या है, दैट ऑल चिल्ड्रन जितने बच्चे हैं वो क्या रिसीव करें, वो रिसीव करे क्वालिटी एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन, नॉट लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एंड बिकम रेस्पॉन्सिबल सिटीजन विथ एन एक्यूट सेंस ऑफ अदर्स। एक्यूट सेंस ऑफ अदर्स मतलब क्विक रेस्पॉन्स जहाँ पे हो, और वो एक बहुत रेस्पॉन्सिबल नागरिक बने इस देश का। दे शुड बी अवेयर ऑफ देयर एनवायरमेंट, वो अपने एनवायरमेंट के बारे में जाने और क्रिटिकली सोचे। दे शुड लिसन केयरफुली, हर एक चीज़ को केयरफुली समझे, सुने, फियरलेसली बोल सके। देखो बच्चों को या आपको कब डर लगा रहता है, जब आपको उस चीज़ का नॉलेज रहता है तो तब डर लगता है, या नॉलेज नहीं रहता है तब डर लगता है। विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट वन और सेकेंड वन? सेकेंड वन। सेकेंड वन। तो हम अगर बच्चों को फियरलेस बनाना चाहते हैं कि वो अपना जो बोल रहे हैं उसमें बहुत ही भारीपन रहे, दैट इज़ कॉल्ड वेटेज, वेटेज हो, अपने बातों का ग्रेविटी रख सके और बात करे जो प्रूफ हो उसका, तो उतना बनाने के लिए बच्चों को नॉलेज बहुत चाहिए। दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव एंड हियर एंड रीड। वो कितना अंडरस्टैंड करेंगे, जो वो सुनते हैं और पढ़ते हैं, बट दे शुड ऑल्सो बी एबल टू क्वेश्चन इट। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो सुने, पढ़े और उस पर क्वेश्चन भी करें, ठीक है, क्वेश्चन भी करें। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, टीचर शुड प्रमोट दी स्किल्स। कौन कर सकता है, टीचर कर सकता है। प्रोवाइड मीनिंगफुल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन नेचुरल एंड फ्रेंडली एनवायरमेंट। हमें इस एनवायरमेंट में पढ़ाना है जो एनवायरमेंट नेचुरल हो, जहाँ पे बच्चा प्रैक्टिकली सीख सके, जहाँ पे बच्चा फियरलेसली नॉलेज ले सके। टीचर्स और आस्क भी कर सके क्वेश्चन। टीचर्स आर कोलैबोरेटिव लर्नर्स। देखो मैं आप ही के साथ पढ़ाई करूँगी,
मैं भी कोलैबोरेटिव लर्नर हूँ, मेरा एम भी है, आपका भी एम है, हम दोनों एक ही एम के लिए काम करें। मेरा एम है आप सारे आगे बढ़ो, आपका भी एम है आप सारे आगे बढ़ो, तो आप लोग आगे बढ़ोगे। तो इसे रिफ्लेक्टिव करने के लिए मुझे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स भी बनना पड़ेगा कि मैं अपने स्टडीज़ के थ्रू, पढ़ाई के थ्रू बच्चों के अंदर वो रिफ्लेक्ट करवा सकूँ, रिफ्लेक्शन ला सकूँ। पेरेंट्स एंड कम्युनिटी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो तो इस सेंस का ओनरशिप लेके बैठे हैं, दे आर ओनर्स, participate in the life of the school in a world which is becoming increasingly materialistic and competitive. School should become a space for reflection and cooperation. तो स्कूल कैसा होना चाहिए जहाँ पे कोऑपरेशन मिले, रिफ्लेक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सीखे। अब आते हैं नेक्स्ट मेजर चैलेंजेस। ऐसा याद रखोगे कि इसके बाद इसको जाना है, फिर इसके बाद यहाँ जाना है, ऐसा करके पढ़ना है। ये अगर 1 है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे ही हुआ है, सारे स्लाइड्स ऐसे बैठे हैं, ठीक है। अब चलो आगे। मेजर चैलेंजेस और क्या है? एनरोलमेंट, नाम लिखाना स्कूल में। सो एनरोलमेंट, डिक्रीजिंग एनरोलमेंट इन स्टेट ओन्ड स्कूल। देखो स्टेट के खुद के स्कूल्स में क्या हो गया ना, एनरोलमेंट कमी होना शुरू किया है। समझ रहे हो ना? आपको एडमिशन क्यों मिला? बताओ, आप लोगों को एडमिशन क्यों मिला? अगर वहाँ पे इतने बच्चे होते तो क्या आपको एडमिशन मिलता? नहीं मिलता। नो मैम। सो इस अकॉर्डिंग सोच लो कि स्कूल्स में भी यही हालत है। पढ़ाई का क्वालिटी उनका बहुत अच्छा है। दे ऑल्सो टॉकिंग इन इंग्लिश, ऑलवेज ट्राई टू एनहांस देयर नॉलेज, बट नीड सम एक्स्ट्रा एक्टिविटी टू इन्वॉल्व दिस मैटर। और बच्चों को इन्वॉल्व करना, क्विक एक्टिव पार्टिसिपेटर बनाना और रिफ्लेक्टर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज जस्ट लाइक MEOs का, DEOs का, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर्स, ठीक है, मिनिस्ट्रियल एजुकेशनल ऑफिसर्स, टीचर एजुकेटर्स, ड्यू टू कोर्ट केसेस कॉजिंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन। मतलब बहुत सारे वैकेंसीज ना लटके रखे हैं, मतलब लटका के रखे हैं। क्यों? ये सब के मतलब कोर्ट केस हो जाता है, इनके ऊपर कोर्ट केस हो जाता है और वैकेंसीज आउट नहीं होते हैं, तो टीचर्स नहीं आते स्कूल में, अवेलेबल नहीं है, और जो कि बच्चों के लर्निंग पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। सफ़र करते बच्चे, बहुत सारे डेफिशिएंसीज भी हैं। टीचर प्रिपरेशन एंड प्रोफेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टीचर रिलाई ऑन टेक्स्ट बुक। देखो अभी तक वहाँ के टीचर्स सिर्फ किताबों पे खड़े हैं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टीचर्स रिलाई ऑन टेक्स्ट बुक फॉर ट्रांजेक्शन विदाउट मच वैल्यू एडिशन। देखो क्या स्टडी पढ़ाना इतना ही है कि आप बस पढ़ा के चले जाओ और कुछ इंपॉर्टेंट बातें ना बताओ, अपना एक्सपीरियंस ना बताओ, या फिर वैल्यूज़ कैसे ऐड होते हैं या कैसे हम लाइफ में आगे बढ़े, ये कुछ ना बताएं? क्या ये टीचिंग है? या फिर सब कुछ बता के पढ़ाना टीचिंग होता है? मैम सब कुछ बता के। बस वही चीज़ अभी लाइन पे बताया गया। वहाँ के जो टीचर्स हैं, दे आर बीइंग प्रोफेशनल, दे आर ऑलवेज ट्राई दैट कि टेक्स्ट बुक में जो लिखा है उतना ही बता दो। इसलिए मैंने बोला था ना, आपके जितने भी बुक्स हैं वो सारे विकीपीडिया के कॉपी पेस्ट होते हैं और कोई भी जर्नल से, आर्टिकल से कॉपी पेस्ट किया जाता है। बट कुछ चूज़ करके इंफॉर्मेटिव, अच्छे पॉइंट्स और ऐसा कुछ जो बच्चों को अभी तक पढ़ाई के साथ जोड़े रखे, ऐसा मिलना चाहिए। बच्चे डरे पढ़ने के लिए, बट पढ़ने में भी वो मज़े ले कि हम पढ़ के कुछ सीखेंगे। रिसोर्सेस, मटेरियल, प्लानिंग, ये सारा थोड़ा लैकिंग कर रहा है वहाँ पे। लैक ऑफ रीडिंग हैबिट्स, टीचर्स का रीडिंग हैबिट्स भी नहीं है। प्रोफेशनलिज्म ऑफ टीचर्स जो है, रीडिंग हैबिट नहीं है। नहीं तो एक चीज़ नोटिस किया है आपने, वहाँ के टीचर्स आपके साथ ही एग्ज़ाम्स देते हैं, हाईएस्ट किसका जाता है बताओ? अच्छे मार्क्स कौन लाते हैं? बोल सकते हो? बाहर के बच्चे, अदर स्टेट के बच्चे वहाँ से भी अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो सोच लो कि सिस्टम में क्या है, ठीक है। वहाँ का पढ़ाई और यहाँ का पढ़ाई डिफरेंस है। बच्चे अगर टैलेंटेड होंगे तो ऑब्वियस आएगा नॉलेज। वहाँ के बच्चे इंग्लिश बोलने में टैलेंटेड है, दे आर टैलेंटेड इन टॉकिंग, फ्लुएंसी उसमें रहता है, बट दे आर नॉट टैलेंटेड इन सम टेक्स्ट बुक पोर्शंस, कंटेंट और टीचिंग में नहीं है। ये सोचो, और उसके लिए स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क ने इतना सब किया हुआ है। चाइल्ड राइट एंड ओरिएंटेड पेडागोजी, क्या करना चाहिए हमें? चाइल्ड राइट्स ओरिएंटेड पेडागोजी देना है, जैसे बच्चों के अधिकार के हिसाब से पढ़ाना,
सेंसिटाइजेशन अमॉन्ग पेरेंट्स एंड टीचर्स, मतलब ये जो सेंसिटिव पॉइंट है पेरेंट्स टीचर्स को भी जागरूक करना, अवेयर करना, दैट इज कॉल्ड सेंसिटाइजेशन. चाइल्ड फ्रेंडली इंक्लूसिव स्कूल एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटीज एंड फोकस ऑन इक्विटी, समानता पे ध्यान देना, इंक्लूसिव स्कूल बनाना, चाइल्ड फ्रेंडली इंक्लूसिव स्कूल बनाना, रेस्पेक्ट करना दूसरे डाइवर्सिटीज को भी, मेकिंग स्कूल एनवायरनमेंट हेल्दी, सेफ, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स एंड स्कूल क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए. टीचर अवेलेबिलिटी, उनका पोजिशनिंग, मतलब टीचर का भी पोजीशन होता है, वो सारे टीचर्स होने चाहिए. और एब्सेंटिज्म ये भी चेक करना चाहिए, ज़्यादा एब्सेंट ना हो. पुअर टीचिंग, मतलब आपका है पुअर लर्निंग अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन, अगर हम टीचिंग अच्छा नहीं दे रहे तो लर्निंग अचीवमेंट भी खराब होगा. जैसे बच्चों का कॉम्पिटेंसीज नहीं आएंगे रीडिंग, राइटिंग, एरिथमेटिक में, बच्चे अपने स्पेशली जो एलिमेंट्री लेवल्स में हैं वो ओके रहेंगे, आगे नहीं जा पाएंगे प्रॉपरली. इनएडिक्वेट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ओनरशिप, देखो कम्युनिटी अगर पार्टिसिपेट ना करे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे. कम्युनिटी अगर बोले तुम लोग इतना पढ़ने से भी चलेगा, अर्ली मैरिज करवा दिया या कोई दूसरे काम में लगा दिया और पढ़ाया नहीं तो प्रॉब्लम आ जाता है. ठीक है, अभी देखो मेजर चैलेंजेस और भी है, तो आप चाहो तो यहाँ पे मैं पढ़ा दे रही हूँ, इनमें से दो पॉइंट करके 1 से 1.5 पेज का आप बस लिखना, क्योंकि मेजर चैलेंजेस ही इसका बहुत है. फिर तो स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर है जो कि छोटा छोटा पॉइंट है, जल्दी हो जाएगा, बट मेजर चैलेंजेस ही ज़्यादा है. तो सारे चैलेंजेस सारे पेजेस से दो लाइन आप चूज़ करेंगे. अब देखो मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजन, मतलब सुपरविजन के ऊपर क्या बोला गया चैलेंजेस. अच्छा, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन कौन करेंगे, टीचर. अगर हाई रेट ऑफ टीचर्स एब्सेंट रहे क्लास में, क्या बच्चों का परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज होगा. टीचर्स ऑलवेज एब्सेंट रहते हैं, नो. समझ गए. लैक ऑफ एप्रोप्रिएट सपोर्टिव एकेडमिक मॉनिटरिंग, फोकसिंग ऑन क्लासरूम प्रोसेस, मतलब टीचर्स लेसन प्लान नहीं बनाते, TLM नहीं बनाते, मॉनिटरिंग सिस्टम कोई नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, तो ये सब बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है बहुत ज़्यादा. ठीक है, प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट ऑन जॉब सपोर्ट, ये सब नहीं मिल रहा. द फील्ड फंक्शनरीज लैक एडिक्वेट प्रोफेशनल प्रिपरेशन, फील्ड फंक्शनरीज लैक एडिक्वेट प्रोफेशनल प्रिपरेशन, मतलब यहाँ पे जो बच्चों को हम पढ़ा रहे उसके लिए हम ही तैयार नहीं हैं, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है. knowledge of pedagogical processes, tool to improve the situation, reflecting the contemporary pedagogical renewal process, ये सब लैकिंग है. अब बोलोगे मैम इतना ज़्यादा याद नहीं रहेगा, अच्छा ओवरऑल वर्ड्स याद रहेंगे ना, वैसा लिखना अपने वर्ड्स में, बाकी पॉइंट सुन के जाना, क्योंकि इतना जल्दी आप पढ़ नहीं पाओगे, तो सुन के जाना, 2-3 टाइम उसको रिपीट कर लेना, आपका क्लियर होगा. अभी नेक्स्ट आता है क्लासरूम प्रोसेस एंड चिल्ड्रन एंगेजमेंट. अच्छा, मेरा क्लासरूम पुराने स्टाइल का है, मतलब ट्रेडिशनल मेथड अभी तक चल रहा है, लेक्चर मेथड में हम पढ़ा रहे बच्चों को और टेक्स्ट बुक के ओरिएंटेड ही पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियस है मेरा क्लास में क्लासरूम प्रोसेस बहुत ही पुअर टाइप का है और बच्चे एंगेज भी नहीं हो रहे. क्लासरूम प्रोसेस सो दैट द चिल्ड्रन कॉपी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ये तो पहले हमने भी सुना था, है ना, कि वहाँ पे कॉपी बच्चा करते हैं, बुक खोल के बैठते हैं, वहाँ से टेक्स्ट बुक से देख के कॉपी करके दे देते हैं, तो बच्चों का एक्टिविटी कुछ नहीं हो रहा, बच्चे कुछ नहीं सीख रहे प्रॉपरली, यही प्रॉब्लम है. ठीक है, वीक रहते वो. फिर आया मेजर चैलेंजेस कंटिन्यूड, और क्या है, असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन को लेके. सो द एंटायर स्कूल प्रैक्टिसेस एंड प्रिपरेशन आर इंक्रीजिंगली एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, मतलब पूरा जो एंटायर स्कूल प्रैक्टिस हो गया, क्लासरूम हो गया, जो भी हो गया, ये पूरा ही आपका एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है. द असेसमेंट इज इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, जो भी असेसमेंट मूल्यांकन हो रहा है वो बस इंफॉर्मेशन कि बच्चा कर पा रहा है कि नहीं, चीटिंग करके करे, कोई भी करे, बट एग्जाम में वो लिख रहा है कि नहीं, जो भी लिखेगा वो हो जाएगा. मेमोरी वेस्ट, जो आपको याद है उसको कर लो. टेस्ट पेपर डेवलप्ड हुआ इसलिए, आउटसाइड अगर मेरा टेक्स्ट बुक से ही बच्चे पढ़ रहे तो उसके बेसिस पे टेस्ट पेपर आ गए. बच्चों के अंदर ना कॉम्पिटेंसी बिल्कुल नहीं है, लैकिंग हो रहा है, फियर ऑफ एग्जाम्स बढ़ रहे हैं. और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन तो आपने NEP में भी पढ़ा था 2020 में. अर्ली ईयर्स आर वेरी क्रूशियल, आप जानते हैं, जैसा कि फाउंडेशनल स्टेज बोला जाता है, बट अगर उसी स्टेज में हम प्रॉब्लम क्रिएट करें, जैसे अर्ली ईयर्स आर वेरी क्रूशियल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज,
और ECC, प्री प्राइमरी, आंगनबाड़ी, ये सब होना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है? टीचर एजुकेशन। पता है आज के टाइम पे टीचर एजुकेशन वहाँ पे भी प्राइवेटाइजेशन हो गया है, जो कि आप भी पढ़ रहे हो, ठीक है। इंक्रीज प्राइवेटाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन, बिजनेस बन गया है, यू नो दैट, ये फिक्स्ड है। नो प्रॉपर पर्सपेक्टिव बिल्डिंग फॉर वुड बी टीचर्स। देखो, कोई भी बच्चों को अगर पढ़ाना हो तो टीचर्स अच्छे होने चाहिए, और टीचर्स के लिए एग्जाम्स और परीक्षा और अच्छे टीचर्स बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, बिल्ड नहीं कर पा रहे, तो बच्चे कैसे बनेंगे? देन आता है देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी इनोवेशंस। कंटेम्प्रेरी इनोवेशंस कुछ भी नहीं है, मतलब आज के समय के साथ कोई नया चीज़, नया मेथड, नया करिकुलम, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, ये कुछ भी नहीं है वहाँ पे। इसलिए APSCF आ रहा है, इन प्रॉब्लम्स को पहले चैलेंज बोल के लिखा जा रहा है। इतने सारे पढ़ लिया, मैंने पूरा पढ़ा दूंगी, और उसके बाद उससे आप चूज करके 1 से 1.5 पेज बस चैलेंजेस लिखेंगे। फिर आता है रिसर्च एंड स्टडीज। देयर इज नॉट मच रेलिवेंट डाटाबेस जनरेटेड थ्रू स्टडीज टू गाइड करिकुलम प्रैक्टिसेस। वहाँ पे करिकुलम को सपोर्ट करने के लिए जो PhD वाले पर्सनल्स चाहिए, प्रैक्टिसेस वाले लोग चाहिए, करिकुलम बना सके, डिसीजन ले सके, ऐसा इंसान या लोग कम होते हैं। मतलब एजुकेटेड वो है, बट एजुकेशन का ही लेवल बहुत ही कम है और पुअर है, इसलिए ये कमी हो रहा है। फिर आता है 3D, 3D आता है, 3D, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन आता है, एंड डीरेगुलेशन, ठीक है। ये 3 पॉइंट आया। डिसेंट्रलाइजेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, एनकरेज लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग, पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्रूवमेंट। देखो, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या कर रहे हैं कि हम लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग आइडिया इंप्रूव करें। एकेडमिक लीडरशिप क्या है? डिस्ट्रिक्ट, मंडल, स्कूल लेवल में इरोजन ऑफ प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल चीज़ को हटा दो, ऐसा बोला जा रहा है। आइडेंटिफाइंग एंड प्रोमोटिंग टीचर इनोवेशन। हम अभी चूज करना चाहते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनोवेट कैसे किया जाए, प्रोमोट कैसे किया जाए, ऐसा। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कभी आपने देखा है कि आप एग्ज़ाम देने गए हैं सेंटर्स में, कोई भी सेंटर में कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें हैं जहाँ से पढ़ा सके हम? था क्या अंदर में? नो मैम, बस सोच लो क्यों पोर है अभी तक। सो ये सबको इनकरेज करना है। करिकुलम सोर्सेस, ये टेक्स्ट बुक के बाहर जाके लाइफ को सीखना है और उसको एक्चुअल फील्ड में कैसे काम करके आगे बढ़ाए उसे जानना है, बट उसमें इश्यूज रह रहे। रेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल टाइमिंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे छुट्टी हो जाता है। देखिए, हो गया आपका एग्ज़ाम सडन हुआ था, फिर से आ गया, ऐसा होता है। तो टाइमिंग का भी कोई फिक्स नहीं है, उनके मन मर्जी चलते हैं। उनका कुछ भी प्रोग्राम आया तो टाइमिंग शेड्यूल हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है या आगे आ जाता है, प्रॉब्लम्स है। रेगुलेशन ऑफ अनप्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। देखो, प्राइवेट स्कूल्स को बढ़ावा दिया, वर्किंग आवर्स बढ़ाया, वर्किंग डेज बढ़ा रहा है, कभी कभी कॉर्पोरल पनिशमेंट, होमवर्क असेसमेंट में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, असेसमेंट प्रैक्टिसेस में भी। ओके, अब आया D। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बना है? स्ट्रक्चर को ज़्यादा फोकस करना, और कुछ को करो ना करो, चैलेंजेस एंड स्ट्रक्चर को ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर क्या होगा? स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क SCF स्ट्रक्चर है। हमें चाहिए क्या? अच्छा, मुझे बताओ कि अगर NCERT जो पढ़ा रही थी मैं, NCF बना रहा है, तो NCF को बनाने के लिए उन्होंने किसको अपॉइंट किया था? जल्दी बोलना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एडवाइजर के, CABE। हाँ, CABE, सेंट्रल एडवाइजर बोर्ड ऑफ एजुकेशन। हाँ, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो ऐसे ही देखो आया SSC, स्टेट एडवाइजरी कमेटी। तो ये सेटअप होगा। इसमें कितने लोग हैं? 30 मेंबर्स विथ ए चेयरपर्सन एंड को चेयरपर्सन, ठीक है। फिर क्या है? ऑल्सो इन्वाइटेड, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे। कौन कौन आ सकते हैं? टीचर्स, टीचर एजुकेटर्स, अरे टीचर एजुकेटर्स डिफरेंट है, टीचर्स अलग है। एडमिनिस्ट्रेटर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, NGOs। स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी, ये भी एक आते हैं जो कि फ्रेमवर्क सेटअप करने के लिए, ड्राफ्ट बनाने के लिए एक्सपर्ट्स लेके आते हैं। एक्सपर्ट्स उनके ग्रुप में होते हैं, टीम मेंबर्स में होते हैं। और SSC सपोर्ट, SSC मतलब आपका स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी, सपोर्टेड बाय 18 स्टेट
फोकस्ड ग्रुप, 18 स्टेट फोकस्ड ग्रुप, SFG ग्रुप्स रहते हैं टू प्रिपेयर वेल रिसर्च पोजीशन पेपर। ठीक है, तो कौन कौन आया? SSC है, SSC में 30 मेंबर्स आएंगे विथ चेयरपर्सन एंड को चेयरपर्सन, हो गया। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन जुड़ सकते हैं 30 मेंबर्स में से? टीचर हैं, टीचर एजुकेटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, NGOs के मेंबर्स, हो गया। इसके साथ और कौन हेल्प करेगा? SSC हेल्प करेगा, दैट इज़ द स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी, वो ड्राफ्ट बनाने में हेल्प करेगा। प्लस इसके साथ 18 SFG रहेगा जो कि इस पोजीशन मतलब वेल रिसर्च करके इस पेपर को पोजीशन करेगा। सो इतना पार्ट हुआ। फिर नेक्स्ट SFG का काम क्या है? देखो पूरा नहीं, दो चार लाइन याद रखना है। तो ये ना फोकस करता है फॉलोइंग पार्ट्स में, फॉलोइंग एरियाज में। पहला, पोजीशन पेपर ऑन लैंग्वेज एंड लैंग्वेज टीचिंग, पोजीशन पेपर ऑन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, साइंस एजुकेशन, पोजीशन पेपर ऑन मैथमेटिक्स एजुकेशन, पोजीशन पेपर ऑफ सोशल स्टडीज एजुकेशन, पोजीशन पेपर ऑन हैबिटेट एंड लर्निंग। और क्या करता है? सिस्टमिक रिफॉर्म, पोजीशन पेपर ऑफ, देखो कितना पेपर पब्लिश्ड होगा एक साथ। SCF मतलब इतना नहीं है कि NCF मतलब भी 3 पेज का नोट्स नहीं होता है, उसमें इतने सारे पेपर्स शेड्यूल्ड बन के निकलते हैं जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, उनमें से हम बस आइडियाज़ ले रहे हैं। ठीक है, पोजीशन पेपर ऑफ एम ऑफ एजुकेशन, सिस्टमिक रिफॉर्म्स, पोजीशन पेपर ऑन टीचर एजुकेशन एंड टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट मतलब BEd, पोजीशन पेपर ऑन असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो आप पढ़ोगे, पोजीशन पेपर ऑन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये MED का है। ठीक है, पोजीशन पेपर ऑन करिकुलम टेक्स्ट बुक, ये आपका भी है मेरा भी है, मतलब हायर लेवल्स का सब कुछ दिया जा रहा है। फिर और क्या है? स्टेट कंसर्न में क्या देगा? पोजीशन पेपर ऑन डाइवर्सिटीज़ मतलब SC, ये थोड़ा सा गैप रह गया, एक साथ लिखना, SC ST माइनॉरिटीज़ गर्ल्स इंक्लूसिव एजुकेशन, पोजीशन पेपर ऑन हेल्थ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, पोजीशन पेपर ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पोजीशन पेपर ऑन वर्क एंड एजुकेशन, पोजीशन पेपर ऑन एथिक्स वैल्यूज़ ह्यूमन राइट्स। लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा। एक चीज़ है, ये आपका आया मेजर डायरेक्शन ऑफ करिकुलम रिफॉर्म्स। अगर कुछ ना कर सको, ये जो डायरेक्शंस गिवन है बस मेजर डायरेक्शन, ठीक है, उसके बाद आप एंड कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी यही पॉइंट्स दिया गया। देखो SCF हम पढ़ चुके हैं, तो और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये जो 2 पेज और भी दिया गया है, ये 2 पेज नहीं करके आप अगर बस E तक का पॉइंट को कर लो, E तक का पॉइंट, क्योंकि वो मास्टर्स लेवल का बन गया है थोड़ा, मैंने सोचा कि कम ही होगा लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। तो मेजर डायरेक्शन एंड करिकुलम रिफॉर्म्स, बस ये लास्ट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, और नहीं चाहिए आपके बुक के अकॉर्डिंग, बस ब्रीफ आइडिया बोला था, तो हम ब्रीफ आइडिया में बहुत कुछ लिख चुके हैं। इतने में आपका 2-3 पेज हो जाएगा, 2-3 पेज बोल रही हूँ, 6-7 पेज हो जाएगा, इनफ है। ये लास्ट हम कर रहे हैं, मेजर डायरेक्शन ऑफ करिकुलम रिफॉर्म। अगर करिकुलम रिफॉर्म करना है तो क्या क्या करें? RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इट फोकसेस ऑन 8 फैक्टर्स। देखो 8 फैक्टर के ऊपर ये काम करेगा, 8 फैक्टर्स के ऊपर ये काम करेगा। कौन से फैक्टर्स हैं? कॉन्फॉर्मिटी विथ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ रहना चाहिए जो SCRT के साथ हम कंसिडरेशन करें। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बिल्डिंग ऑफ चाइल्ड्स नॉलेज, पोटेंशियलिटी, टैलेंट, बच्चों का नॉलेज ज्ञान कैसे बढ़ेगा, बच्चों का क्षमता कैसे बढ़ेगा एंड बच्चों का टैलेंट कैसे बढ़ेगा, उस पर ध्यान देना। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल मेंटल एबिलिटीज़ टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, बच्चों का शारीरिक और दिमागी विकास कैसा होगा जैसे पूरा एक्सटेंट तक। लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़, डिस्कवरी लर्निंग, एक्सप्लोरेशन, चाइल्ड फ्रेंडली इन ए चाइल्ड फ्रेंडली एंड चाइल्ड सेंटर्ड मैनर, बच्चों के लिए ही, बच्चों के लिए जैसे फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो उसको देखना चाहिए। और चाइल्ड सेंटर्ड मैनर में मतलब बच्चों को ना सडनली मार पीट के बड़ा मत कर दो, बच्चों को बच्चों जैसा रहने दो और उसके साथ उसको आगे बढ़ने के लिए बोलो कि कैसे उनके लिए ही पेडागोजी रहेगा और उससे आगे बढ़े। द चाइल्ड्स मदर टंग सर्विंग एज फर एज पॉसिबल एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, चाइल्ड्स का जो मदर टंग है, बच्चों का जो मदर टंग है, उसी को ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चूज़ करें, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस चूज़ करना चाहिए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझें। करिकुलम टू एड्रेस डाइवर्सिटीज़ एंड वेरियस levels of children as a result of mainstreaming of out of school children। देखो करिकुलम को ऐसे बनाओ जो विभिन्नताओं को देखे, डाइवर्सिटीज़ मतलब अलग अलग होते हुए भी सबको सेम देखना है,
और बच्चों का नॉलेज ऐसे बढ़ाओ जैसे जो बच्चे स्कूल छोड़ दिए हैं या फिर वो नहीं पढ़ रहे हैं तो वो भी वापस आए और पढ़े और आगे उसे यूज़ करें। मेकिंग द चाइल्ड फ्री ऑफ फियर। देखो बच्चों को ना ट्रॉमा लगता है, अरे मेरा स्कूल ना अच्छा नहीं है, मेरा टीचर्स अच्छे नहीं, तो ये डर बच्चों के माइंड में नहीं आना चाहिए। ट्रॉमा, एंजाइटी, फियर नहीं आना चाहिए। तो वैसा फ्री एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर सके, खुद के व्यूज़ बता सके, पनिशमेंट ना हो या चाइल्ड अब्यूजमेंट ना हो। ये तो आप जानते हो, CCE, comprehensive and continuous evaluation of child's understanding of knowledge and the ability to apply it। बच्चे क्या अप्लाई करेंगे, कितना सीखें और कैसे नॉलेज को अंडरस्टैंड करेंगे, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको हमें फेयरली कवर करना है, कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक आकार में कवर करना है ऑफ द इंडिकेटर ऑफ ए चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम पॉलिसी। तो बच्चों के लिए करिकुलम पॉलिसी बनेगा और यहाँ पे RT इसको हेल्प करेगा, री एग्जामिन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेशनल करिकुलम, मतलब आपका नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क था उससे थोड़ा सा ही अलग है। नेशनल नॉलेज कमीशन रिकमेंडेशन क्या दिया था, नेशनल नॉलेज कमीशन रिकमेंडेशन क्या दिए, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ लोकल लेवल मैनेजमेंट। लोकल लेवल में मैनेजमेंट करने के लिए मतलब लोकल अथॉरिटी को भी काम करना पड़ेगा, विलेज, पंचायत, इनको पावर दो जैसे ये भी एलिमेंट्री एजुकेशन को आगे लेके जाए एज द स्पिरिट ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल, इसको कंट्रोल मैकेनिज्म में रखो, प्राइवेट स्कूल को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन अर्ली चाइल्ड एजुकेशन जो कि 0 to 5 ईयर्स क्रुशियल होता है लर्निंग के लिए, उसे इंपॉर्टेंट देना। एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंस देना है। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हम क्या करेंगे, स्कूल एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स बनाएंगे और उसको काम में लगाएंगे अकाउंटेबिलिटी में। इफेक्टिव mechanism of monitoring the quality of school and school made accountable primarily to the community। ऐसा स्कूल बनाओ जो इफेक्टिव हो, क्वालिटेटिव हो, प्लस प्राइमरीली कम्युनिटी के लिए यूज हो। सोशल एडल्ट ऑफ स्कूल परफॉर्मेंस, सॉरी एडल्ट बोल दिया, सोशल ऑडिट ऑफ स्कूल परफॉर्मेंस। स्कूल परफॉर्मेंस को सोशल ऑडिट मतलब सोसाइटी के लोगों को भी, जो जाने माने लोग हैं उनको बुला के उनके सामने करवाओ ताकि स्कूल का प्रोग्रेस हो और नाम बढ़े। और क्या रिकमेंडेशन है, स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म एंड प्रोग्राम्स फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। टीचर्स का डेवलपमेंट में बहुत ध्यान दिया गया, उनके जॉब सपोर्ट में भी इंपॉर्टेंस है। इम्प्रूव्ड स्कूल लीडरशिप फॉर मैनेजिंग स्कूल, स्कूल लीडरशिप कैरेक्टर को बढ़ाओ टीचर्स के अंदर जैसे वो स्कूल को मैनेज कर सके। प्रोफेशनल शेयरिंग एंड एक्सचेंज बिटवीन द स्कूल। देखो अभी 2-3 स्कूल्स के अंदर जैसे प्रोग्राम्स करेंगे, आपके स्कूल के जो बेस्ट टेचर्स हैं वो हमारे पास आएंगे, हमारे स्कूल के बेस्ट टीचर्स आपके पास जाएंगे, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज और प्रोफेशनल शेयरिंग करने के लिए। बिल्डिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग करिकुलम ग्रुप, टेक्स्ट बुक राइटर्स, प्रमोट करिकुलम एक्शन रिसर्च। ऐसा मेंबर्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स बनाएंगे जो करिकुलम बना सके, टेक्स्ट बुक बना सके, करिकुलम एक्शन रिसर्च बना सके, कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, देखो जो दारिद्र्य सीमा रेखा के नीचे चले गए हैं, जिसको हम भेदभाव करके रखते हैं, उनको पढ़ाना, रेस्पेक्ट करना विभिन्नताओं को, डाइवर्सिटी को एंड इक्विटी देना, मतलब समानता नहीं समता देना। ठीक है, फिर आया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द टीचर एजुकेशन जो 2009 में आया था और इम्प्लीमेंट हुआ था 2010 में। क्या हमने अभी पढ़ा था कुछ टाइम पहले, दैट इज NCFTE, जहाँ पे हमने टीचर एजुकेशन रिलेटेड इन सर्विस, फ्री सर्विस, वहाँ पे भी पढ़ा था क्या? यस मैम, वही है, यस मैम, वही वाला बोला गया। सो उसमें देखो इफेक्टिव प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, स्ट्रैटेजीज प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इन सर्विस टीचर्स, फोकस ऑन रिसर्च ऑन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टडीज ऑन प्रोग्राम इवैल्यूएशन, प्रोफेशनल एथिक्स एंड टीचर प्रिपरेशन। ठीक है, और ये मेजर डायरेक्शन से करिकुलम को रिफॉर्म करने के लिए। ये पेज आपका यहाँ तक का लास्ट करना है, आपको बस यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, जी से आपको नहीं पढ़ना है, चलो आप समझ जाओ, जी से आपको और नहीं पढ़ना है, यहाँ तक लास्ट करना है क्योंकि आपके लिए वो नहीं चाहिए, उतना इनफ है, वो गाइडिंग प्रिंसिपल आपके लिए इस बार नहीं है। ठीक है, मेजर डायरेक्शंस क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन रखना है जहाँ पे फिजिकल कॉग्निटिव लोड बच्चों पे ना हो। क्रिएट ए वार्म एंड एनकरेजिंग एटमोसफियर, स्कूल में ऐसा एटमोसफियर बनाओ जहाँ पे बच्चे खुश हो जाए आके और पढ़ाई बहुत सारा करें।
एंश्योर मोर इंक्लूसिव क्लासरूम, ऐसा क्लासरूम बनाओ जहाँ पे सारे बच्चे आके इंक्लूड हो, जहाँ पे कोई भी बच्चे को हम भेदभाव ना करें, एक ही छत के नीचे सारे बच्चे पढ़े और डिस्क्रिमिनेटरी वे से क्लासरूम प्रैक्टिसेस ना हो, भेदभाव ना करें। यूनिफॉर्मिटी रहे, लिंक्स बिटवीन सिलेबस, टेक्स्ट बुक, टीचिंग लर्निंग असेसमेंट, टीचर ट्रेनिंग, ये सब में लिंक रहना चाहिए। फॉर्मुलेटिंग, क्या क्या फॉर्मुलेट करना, बनाना क्या है, एकेडमिक स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर स्कूल, स्टैंडर्ड फॉर कंटेंट, स्टैंडर्ड फॉर टीचिंग लर्निंग, मतलब एक बोल सकते हैं ना, एक फ्रेमवर्क बना दो, उस फ्रेमवर्क को देखते हुए हम लोग सब कुछ बनाएंगे, वही चीज़ है। स्टैंडर्ड फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, स्टैंडर्ड फॉर टीचर परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड फॉर टीचर ट्रेनिंग, चिल्ड्रंस लर्निंग, लर्निंग अचीवमेंट, स्टैंडर्ड फॉर स्कूल मैनेजमेंट, फोकस ऑन ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज एज ए पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। सो ये है। देन है मेजर डायरेक्शंस ऑफ करिकुलम चैलेंज। लास्ट, एड्रेस फुल्ली टीचर रिलेटेड इश्यूज। टीचर रिलेटेड इश्यूज बहुत है, वैकेंसीज तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, सारी जगह पे प्रॉब्लम होता है। एब्सेंटिज्म, मतलब बहुत ढीला दिया जाता है, लूज छोड़ा जाता है, छुट्टी में रहते हैं ज़्यादा। नॉन टीचिंग असाइनमेंट, तो वो चीज़ तो होता ही नहीं है, रेयर है, तो उसको मॉडिफाई करना। फिक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर लर्निंग आउटकम्स, जैसे बच्चों का और टीचर सर्टिफिकेशन का, दोनों का ही इंपॉर्टेंट ये चीज़। DIETs बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स। SCRTs फुल्ली फंक्शनल होना चाहिए, ऑर्गेनिकली लिंक्ड विथ BRC, CRC, NCRT। अच्छा, BRC, CRC, NCRT दैट इज़ अ बोर्ड्स हैं ये, जो बोर्ड ऑफ रिफॉर्म काउंसिल एंड ये है कोर रिफॉर्म काउंसिल, ठीक है, कोर रिफॉर्म काउंसिल, ये काउंसिल सारे हैं और NCRT के साथ मिले हुए हैं SCRT सारे। इम्प्रूव क्वालिटी इन ऑपरेशनल टर्म्स थ्रू क्लियरली आइडेंटिफाइड आउटकम्स इंडिकेटर्स। देखो, इम्प्रूव क्वालिटी इन ऑपरेशनल टर्म्स, क्या क्या ऑपरेशनल टर्म्स हैं, जैसे कि लर्निंग लेवल्स ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज करें, टीचर कॉम्पिटेंसेस बढ़े, क्लासरूम प्रोसेस बढ़े, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इतना इनफ है, बाकी के पोर्शन M.Ed के लिए चाहिए, B.Ed के लिए नहीं चाहिए, इतना इनफ है, ठीक है। हमने बोल दिया है क्या क्या बनाना है, कैसे डायरेक्शंस देने हैं, क्या क्या ऐड करना है, सब ऐड हो गया और नहीं लिखना है, क्या हम इतना। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.